आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ अति लघुतरीय प्रश्न जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सरसरी निगाह से एक बार जरूर देख लें, परीक्षा में आपको इससे सहायता मिलेगी। पर्यावरण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, अजैव एवं जैव घटकों से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। अजैव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और जैव घटक यानी कि लिविंग थिंग्स, और दोनों के मिलने से जो दुनिया बनती है उसे पर्यावरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल का एक स्वसंपोषित संरचना तथा कार्यात्मक इकाई है। शॉर्ट फॉर्म में इसको आसानी से हम लोग लिख लेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर का वह स्वपोषित जिसमें सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसके संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पर प्रश्न अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखें। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के दो घटक हैं। पहले घटक को बोलते हैं अजैव घटक तथा दूसरा हो गया जैव घटक। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये दोनों पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं तीन अजैव घटकों के नाम लिखें। अब अजैव घटक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन से ऐसे घटक है जो नॉन लिविंग है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे भौतिक वातावरण, पोषण तथा जलवायु। ये तीनों पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई दो उदाहरण दें। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब वैसे इकोसिस्टम जिसे हम लोग अपनी संरचना के आधार पर निर्माण करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं, उसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसका पहला हो गया चारागाह और दूसरा हो गया उद्यान, जहाँ पर हम लोग एक नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने के लिए उस तरह का फॉर्मेट तैयार करते हैं, इसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाएं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र जो कि किसी फील्ड या मैदान में होता है, तो घास हो गया, घास पर डिपेंड कौन है? तो बकरी। बकरी पर कौन डिपेंड है? तो बाघ। इस तरह से यह मैदानी श्रृंखला हो गया जिसमें एक दूसरे पर ये डिपेंड है, बकरी और। अगले प्रश्न को देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट, इसका उत्तर लिखेंगे हम हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जीवों को उत्पाद कहते हैं। एकदम शॉर्ट में कंटेंट और आराम से इसका सिस्टमेटिक हम लोग लिखते चले। अगला प्रश्न को देखें, एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर आहार श्रृंखला के उत्पादक यानी हरे पौधे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोई दो जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखे। दो जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टिक का थैला एवं बोतल, अपमार्जक, ये सब अनिम्नकरणीय अपशिष्ट हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव निम्नकरणीय हैं? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न में दिया कागज, डीडीटी, गोबर, प्लास्टिक की थैली, सब्जी के छिलके। तो जैव निम्नकरणीय की बात की जा रही है, अपशिष्ट जो कंपोस्ट बन जाए या जो पूरी तरह से विघटित हो जाए, तो कागज हो गया, गोबर, सब्जी के छिलके इत्यादि जैव निम्नकरणीय हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं तथा कुछ जैव अनिम्नकरणीय? उत्तर लिखेंगे, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निपटान आसानी से किया जा सकता है, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम आसानी से विघटित कर सकते हैं, किंतु कुछ का जैव अपघटन आसानी से नहीं होता है। इन्हीं गुणों के कारण इसका वर्गीकरण किया गया है। जो आसानी से निपटान हो गया उसे बोलेंगे जैव निम्नकरणीय, और जो आसानी से अपघटित ना हो वह जैव अनिम्नकरणीय होते हैं, और इन्हीं श्रेणी में दोनों को बांटा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, ओजोन स्तर का क्या महत्व है? ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के प्राणियों को बचाता है। यानी कि ओजोन जो है ना सुरक्षा कवच है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर के प्राणियों को सुरक्षा करता है, बचाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का पूरा नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखेंगे, CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न को देखिए, एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखें जिससे ओजोन स्तर का अपक्षय होता है। यानी रासायनिक यौगिक कौन कौन सा है? तो क्लोरोकार्बन हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत क्षय होता है, और ये दोनों याद रखेंगे, क्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोनों रासायनिक यौगिक हैं जिससे ओजोन के लेयर का अवक्षय होता है। अगले प्रश्न को देखें, पराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो पराबैंगनी विकिरण आने से मनुष्य में त्वचा का कैंसर व मोतियाबिंद होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचना
अनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीव मंडल की जो स्वपोषित मतलब खुद से पोषण स्तर बढ़ाने वाली कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो समुद्र जो है प्राकृतिक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, इसका आंसर लिखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, अपने पोषण के लिए उत्पादकों एवं पूर्ण रूपे निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मतलब पोषण के लिए उत्पादक या उस पर डिपेंड होने वाले जीव को उपभोक्ता कहते हैं, जो कंज्यूमर जो उस पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्वभक्षी। अगले प्रश्न को देखें, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? तो जीवाणु और सूक्ष्म जीव जैसे जो कवक जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें कहते हैं अपघटनकर्ता या अपमार्जक। याद रखेंगे, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं अपघटनकर्ता या अपमार्जक। अगला प्रश्न है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद का कार्य कौन करता है? यहाँ पे चर्चा की जा रही है जलीय पारिस्थितिक तंत्र की, तो इसमें उत्पाद का जो काम करता है वह शैवाल करता है, यानी कि शैवाल जो है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया पानी के अंदर करती है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद मतलब प्रोडक्ट का कार्य शैवाल करता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 1% भाग हो गया इसका उत्तर, कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 1%। अगले प्रश्न को देखते हैं, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो 10%। प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर पर मिलेगा? तो यह हो गया 10%। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जैव और निम्न करणीय पदार्थों की मात्रा का पहले पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होने वाली क्रमशः होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव आवर्धन। याद रखेंगे, इसका हो गया जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं अनिम्नकरणीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या है कि अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनती है? तो पिरामिड आकार की प्रकृति बनेगी। इसका आंसर हो गया कि विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो इस तरह से पिरामिड बनाता है, सबसे बेस लाइन और ऊपर टॉप लेवल पे, तो यह पिरामिड आकार का बनेगा। अगले प्रश्न को देखें, कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? तो इसको बोलेंगे जैविक अपशिष्ट, क्योंकि कागज और कपास से जो निर्मित कपड़े होते हैं ना उसको जैविक जीवों के द्वारा बना हुआ हो गया, जैविक अपशिष्ट हो गया। अगला, धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो धरती पर स्थित सभी जंतुओं को पर्यावरण या वातावरण की श्रेणी में रखा जाता है। तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? तो यह सर्वभक्षी जीव है, यानी कि सभी कुछ भक्षण करने वाला, जो आहार श्रृंखला एवं भोजन में सभी चीज़ों का भक्षण करे वह सर्वभक्षी कहलाता है। आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल कहते हैं। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहती है? तो अधिकतम ऊर्जा की बात की जाए तो यह उत्पादक स्तर पर संचित होती है, यानी कि हरे पौधों में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता के आधार पर इसका स्थान है। आहार श्रृंखला में मनुष्य का स्थान है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। अगले प्रश्न को देखें, हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किस क्रिया द्वारा होता है? जैव आवर्धन क्रिया के द्वारा हानिकारक पदार्थों का रसायनों का जमाव होता है। याद रखेंगे, जैव आवर्धन। अगले प्रश्न को देखें, किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में कमी को रसायन ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो इसको कहा गया है कि किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को रसायन ओजोन छिद्र की कमी का संज्ञा दिया गया? अंटार्कटिका। यह जो जगह है, इस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में कमी आई गई है जिससे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे, अंटार्कटिका। अगले प्रश्न को देखिए, एरोसोल का उपयोग से वायुमंडल एवं जीव मंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? ओजोन मंडल का। उत्तर याद रखेंगे, ओजोन मंडल का। अगले प्रश्न को देखें, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, इसके उत्तर को जानते हैं हम लोग। तो यह सम्मिलित रूप से पर्यावरण का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है? उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर क्या होता है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर प्रथम उत्पादक के रूप में होता है, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं सब प्रथम उत्पादक के रूप में ही पाए जाते हैं, प्रोडक्ट होते हैं ये। अगले प्रश्न को देखें, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़ियों का क्या स्थान है? तो चिड़िया का तृतीयक पोषी स्तर का स्थान है। क्या मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आते हैं? तो चतुर्थ पोषी स्तर पर गिद्ध आते हैं।
मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में के आहार श्रृंखला में गिद्ध चतुर्थ पोषी स्तर के स्थान पे आते हैं। क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पाद की ओर हो सकता है? तो इसका लिखेंगे नहीं। ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पाद की तरफ नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीएफसी के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करती है? आणविक तथा परमाणविक ऑक्सीजन में। इस तरह से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पर यदि आप नए हैं तो हाँ, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।